हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 7th क्लास की भूगोल, हमारा पर्यावरण का 7th लेसन, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। इससे पहले के जितने भी लेसन्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनकी भी वीडियो देखें और उन लेसन्स को भी पढ़ें। फर्स्ट लेसन हमने पर्यावरण पढ़ा था और उसमें समझा था कि पर्यावरण होता क्या है। इसके अलावा हमने 6th लेसन में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि विभिन्न देशों के अंदर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, अलग अलग स्थानों में कैसी अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। लेकिन इस लेसन में हम मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे कि लोग कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, कैसे स्थानों पर रहते हैं और कैसे लोगों ने परिवहन और संचार का विकास किया। क्योंकि अगर हम आरंभ की बात करें तो आरंभ में ना तो बस्तियां होती थी, ना ही परिवहन और संचार के साधन होते थे। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही घूमता रहता था, ना वो मकान में रहता था, ना ही उनकी ज़्यादा आवश्यकताएं होती थी, ना वो खाना पकाकर खाते थे, ना वो खेती करते थे, ना वो पशु पालते थे। तो उस समय का पर्यावरण कैसा था, मानवीय पर्यावरण कैसा था, और जैसे जैसे उन लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे पर्यावरण बदलता गया। और कुछ समय के बाद आदि मानव ने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने घर बनाकर रहना शुरू कर दिया तो खेती करना भी शुरू कर दिया और पशु पालना भी शुरू कर दिया, क्योंकि पशुओं से उन्हें दूध मिलता था और दूध से वो अनेक तरह की चीज़ें बनाते थे। और जब उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया और घर बनाना शुरू कर दिया, तो इस तरह से धीरे धीरे वो अपनी चीज़ों को दूसरे स्थान पर भी पहुंचाने लगे, जिसके लिए उन्हें यातायात की ज़रूरत हुई। यानी कि कुछ समय के बाद सड़कें बनाई गई और गाड़ियां चलाई गई। इतने में पहिए का आविष्कार भी हो चुका था, इसलिए गाड़ियां भी आरंभ हो गई। तो अभी हमने जैसे बात किया कि लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, तो जहाँ पर लोगों ने शुरू कर दिया उस स्थान को बस्ती कहते हैं, जहाँ पर लोग एक समूह बनाकर रहते हैं, तो ये स्थान बस्ती कहलाता है। शुरू में लोगों ने नदियों के किनारे बस्ती बनाना आरंभ किया, क्योंकि नदियों से उन्हें जल मिल जाता था और जल खेती में सिंचाई के काम आता था, पशुओं को पिलाने के भी काम आता था और उनकी खुद की ज़रूरतें भी पूरी होती थी। इसलिए ये बस्तियां शुरू में नदियों के किनारे पर बनाई गई। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य ने नदियों के किनारे पर रहना शुरू किया या नदियों के किनारे पर घर बनाना शुरू किया। तो जहाँ पर लोग बस्ती बनाने लगे उस स्थान को बसाव स्थान कहने लगे कि वहाँ पर लोग बसते थे। यानी कि बस्ती वे स्थान होता है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, और इन नदियों के कारण वो स्थान उपजाऊ होता था, इसलिए वो आराम से खेती भी कर सकते थे। और जब एक स्थान पर खेती करते थे तो अगली बार वो किसी और स्थान पर खेती करते थे और उस स्थान को खाली छोड़ दिया जाता था, और कुछ समय के बाद वहाँ पर घास उग जाती थी या छोटे छोटे अपने आप पेड़ पौधे उग जाते थे, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा से वापस आ जाती थी और फिर पहले वाले स्थान पर खेती करने लगते थे। ये बस्तियाँ स्थायी और अस्थायी दो तरह की होती थी। जहाँ पर लोग हमेशा के लिए रहने लगते थे वो स्थायी बस्ती कहलाती थी, और जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए घर बनाते वो अस्थायी बस्ती कहलाती थी। इन अस्थायी बस्तियों में भोजन संग्राहक लोग रहते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे भोजन इकट्ठा करने के लिए, वो लोग अस्थायी बस्तियों में रहते थे। या जो लोग जंगलों में रहने वाले होते थे वो भी अस्थायी बस्तियों में रहते थे। या स्थानांतरी कृषि करने वाले लोग अस्थायी बस्तियों में रहते थे। स्थानांतरी कृषि को ऋतु के आधार पर की जाने वाली खेती भी कहते हैं। यहाँ लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं, मौसम के अनुसार स्थान बदल लेते हैं। जहाँ की जलवायु फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है उसी स्थान पर वो खेती करते हैं। लेकिन जो स्थायी बस्ती के लोग होते थे वो वहीं पर रहते थे और व्यापार करने के लिए दूसरे स्थानों पर जाते थे, अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे स्थानों पर जाते थे, या अपने आसपास की जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो दूसरे स्थानों पर जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि नदियों के जल के कारण ही लोगों ने बस्तियां बनाना आरंभ किया और धीरे धीरे ये बस्तियां शहर बन गई और लोगों ने कारखाने आदि भी लगाना शुरू कर दिया और इन इलाकों की जनसंख्या लगातार बढ़ने लगी
लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद या कारखाने लगाने के बाद जो कारखाने का गंदा पानी होता था वो इन नदियों में छोड़ दिया जाता था, जिससे इनका पानी खराब हो जाता था। इसके अलावा जो बस्तियां होती थी वहाँ के लोग भी कूड़ा कचरा नदी के अंदर फेंक देते थे और उससे भी पानी खराब हो जाता था, या वो अपने कूड़े कचरे को इधर उधर फेंक देते थे, जिससे उनकी बस्ती गंदी हो जाती थी। और ये समस्या आज भी देखने को मिलती है कि शहरों के अंदर इतनी गंदगी पाई जाती है, स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पाए जाते हैं, क्योंकि शहरों के लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे वो शहर गंदा हो जाता है। और आज के समय में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि शहरों में अच्छी शिक्षा मिलती है और अच्छी सुविधाएं मिलती है। ये सुविधाएं गाँव में नहीं होती और ना ही अच्छी शिक्षा गाँव में उपलब्ध होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि गाँवों में और शहरों में बहुत फ़र्क है। गाँवों के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं होती, अच्छी सुविधाएं नहीं होती, जबकि शहरों में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा गाँवों के अंदर स्वच्छ वातावरण पाया जाता है, जो शहरों के अंदर नहीं होता। लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं और कारखानों की भी गंदगी इधर उधर फेंक देते हैं, तो शहर का जो वातावरण है वो खराब हो जाता है, पर्यावरण खराब हो जाता है, जबकि गाँव का पर्यावरण अच्छा होता है। और गाँव में सांस लेना आसान होता है, जबकि शहरों में सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें प्रदूषण होता है और दम घुटता है। जबकि गाँव की हवा में दम नहीं घुटता और बीमारियां भी नहीं लगती, शहर की हवा से बीमारियां लगती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जो सुविधा पाई जाती है, जैसे सिनेमा घर है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहरों में आकर पर्यावरण को खराब करते हैं। इसके अलावा जो गांव के लोगों का काम होता है वो खेती करना होता है, या मत्स्य पालन होता है, मछली पालन होता है, या वो हाथ से कुछ छोटे लघु उद्योग चलाते हैं या पशुपालन करते हैं। इसके अलावा जबकि शहरों में कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं और बड़े उद्योग होते हैं। इस तरह से दोनों जगह के काम धंधे में भी बहुत फ़र्क है। इसके अलावा बस्तियां दो तरह की होती है, एक तो होता है सघन बस्ती, दूसरा होता है विरल बस्ती। विरल बस्ती में घर दूर दूर होते हैं, जबकि सघन बस्ती में घर पास पास होते हैं, यानी कि एक स्थान पर काफ़ी सारे घर बना दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोगों के घर कैसे होते थे। ये घर मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं। जहाँ पर ठंडा मौसम होता है या ज़्यादा वर्षा होती है, उन घरों की छतें ढलान वाली होती है, बीच में से उठी हुई और साइड से नीचे की ओर झुकी हुई। इसको ढलान वाली छत कहते हैं। ऐसी छत वाले घर पहाड़ों पर भी पाए जाते हैं, ताकि इन छतों के ऊपर वर्षा का पानी ठहर ना सके, पानी नीचे फिसल जाए। जबकि समतल मैदानों में जो घर होते हैं उनकी छतें भी समतल होती हैं। इसके अलावा जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि वो घर ठंडे रहें, और उनकी छतें भी फूस की होती हैं। आगे हम बात करते हैं परिवहन की। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों ने इधर उधर व्यापार करना शुरू कर दिया, सामान बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें परिवहन की जरूरत पड़ी। परिवहन किसे कहते हैं? गाड़ियों को भी। गाड़ियां सामान को इधर से उधर लेकर जाती हैं, तो ये परिवहन के साधन होते हैं। इनमें ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज आदि आते हैं। क्योंकि शुरू में ये सामान जानवरों के ऊपर ढोया जाता था, जैसे बैलगाड़ियों में, या गधे पर या खच्चर पर या ऊंट के द्वारा ये सामान ढोया जाता था। लेकिन बाद में जब पहिए का आविष्कार हो गया तो मनुष्य ने गाड़ी बनाना आरंभ कर दिया। शुरू में बैलगाड़ी बनाई गई या पशुओं के द्वारा खींचने वाली गाड़ियां बनाई गई, और बाद में दूसरी गाड़ियां बनाई गई, जैसे बस, ट्रक या रेलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्राली। इनके द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने लगे। अब सामान को दूर दूर तक ले जाना आसान हो गया। इस तरह हम बात करें तो अलग अलग देशों में अलग अलग जानवरों पर सामान ढोया जाता था, और कुछ देशों में तो अभी तक ढोया जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। लामा एक तरह का जानवर है। तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है सामान ढोने के लिए। शुरू में कई बार लोग जो है दूसरे देशों के लोग भारत में आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे, अपना सामान बेचने के लिए आते थे, या यहाँ से सामान खरीदने के लिए आते थे, या ये कह सकते हैं कि वो अपना सामान हमें बेचते थे और हमारा सामान खरीदते थे। इसलिए भारत के अंदर दूसरे देशों के लोग भी आते थे, लेकिन वो
समुद्र के रास्ते आते थे, क्योंकि इतना दूर जानवरों के ऊपर तो आया नहीं जा सकता, इसलिए वो समुद्री मार्ग से भारत के अंदर आते थे और उन्हें भारत में पहुंचने के लिए 6 महीने से 8 महीने लग जाते थे और इतने समय तक वो समुद्र में यात्रा करते रहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि काफी पुराने समय से ही समुद्री रास्ते से भी व्यापार होता था और आज भी हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे परिवहन के कितने साधन हैं। ये मुख्य 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग। इन रास्तों के द्वारा लोग व्यापार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क मार्ग के बारे में। सड़क मार्ग को तो आप जानते ही हैं कि सड़क के द्वारा हम आज भी आते जाते हैं। ये सड़कें 2 तरह की होती हैं, कहीं पर कच्ची होती हैं, कहीं पर पक्की होती हैं। कुछ सड़कें ईंटों के द्वारा बनाई जाती हैं और कुछ बजरी और तारकोल का प्रयोग करके बनाई जाती है। इस तरह से ये 2 तरह की होती हैं और ये सड़कें मैदानी इलाकों में बनाई जाती है, कहीं पहाड़ों पर भी ये सड़कें बनाई जाती हैं। इसके अलावा मरुस्थल में या जंगलों में भी कई बार सड़कें बनाई हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा भूमिगत सड़कें भी बनाई गई हैं। भूमिगत क्या होता है? जो भूमि के नीचे से सड़क बनाई गई हो उसे भूमिगत सड़क कहते हैं या सबवे कहते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण सबसे नया है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ये सबसे बड़ा महामार्ग है जो बड़े महानगरों को आपस में जोड़ता है। एक महानगर से हम सड़क के द्वारा दूसरे महानगर में जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रेल मार्ग की। रेल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना रेल मार्ग कहलाता है। ये मार्ग सड़क की बजाय हमें सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचा जा सकता है और गरीब से गरीब लोग भी इस रास्ते पर व्यापार कर सकता है। वाष्प के इंजन का आविष्कार होने के बाद और औद्योगिक क्रांति आने के बाद रेल के परिवहन में तेजी से विकास हुआ है। इसके द्वारा ज्यादा संख्या में सामान को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। जबकि आजकल रेल डीजल या विद्युत इंजनों के द्वारा चलाई जाती हैं या आजकल वाष्प इंजन ने भी स्थान ले लिया है। पहले इंजन कोयले से चलता था, आज वाष्प के इंजन का आविष्कार हो गया है या विद्युत से चलने वाला इंजन बन गया है। इस तरह से सुपर फास्ट रेलगाड़ियां बन गई हैं जो तेज गति से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं। इससे औद्योगिक क्रांति और ज्यादा तेज हो जाती है और ज्यादा विकास होता है उद्योगों का। कहीं पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाया गया है या ऐसे स्थानों पर जहां पर बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है, बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहां पर भी रेल मार्ग बनाया गया है। और सबसे लंबा रेल मार्ग एशिया में है, इसका नाम है ट्रांसबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा जो काली काली लाइन है ये ट्रांसबेरियन रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रूस के अंदर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेल मार्ग के द्वारा व्यापार करना कितना आसान हो गया, कितने कम पैसे में हम अपने सामान को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जल मार्ग, यानी समुद्र के रास्ते से या नदियों के रास्ते से व्यापार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जहां पर सड़कें बनाना संभव नहीं है या रेल बनाना संभव नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में उसके बीच का जो रास्ता है वहां पर जल है, तो जल के ऊपर ना सड़क बना सकते ना रेल मार्ग बना सकते, तो वहां पर पानी के ऊपर जहाजों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सकते हैं, उसको जल मार्ग कहते हैं। और सबसे पहले जो व्यापार होता था वो जल मार्ग के ही रास्ते होता था, क्योंकि उस समय ना सड़कें थी ना रेल मार्ग था। और रेल मार्गों के द्वारा हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक व्यापार कर सकते हैं या एक देश से दूसरे देश तक व्यापार कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो अंतर्देशीय व्यापार होता है, अंतर्देशीय व्यापार किसे कहते हैं, जो एक ही देश के अंदर होता है। जैसे आपने भारत में ही दूसरे स्थान पर जाना है तो आप नदियों के रास्ते भी जा सकते हैं, सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं,
या फिर रेल मार्ग के रास्ते भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे देश में जाना है या फिर आपने किसी दूसरे महाद्वीप में जाना है तो वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता होता है और जहाँ पर सड़क आदि बनाना भी आसान नहीं होता, तो वहाँ पर आप समुद्री मार्ग से जा सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर नदियों में भी नौकाओं के द्वारा, किश्तियों के द्वारा व्यापार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। यही कारण है कि नदियों के किनारे पर जो पत्तन बने हुए होते हैं, बंदरगाह बनी होती हैं, जिनको समुद्री जहाजों का अड्डा कहते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये बंदरगाहों के नाम है, समुद्री जहाजों के अड्डे के नाम है। यहाँ से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीपों के बीच में व्यापार किया जाता है समुद्री रास्ते से। आगे हम बात करेंगे वायु मार्ग की। ये सबसे महंगा मार्ग है, खर्चीला मार्ग है, लेकिन सबसे तेज गति से चलने वाला मार्ग है और इसका विकास 20वीं सदी के आरंभ में हुआ था। ईंधन की लागत ज्यादा होने के कारण ये महंगा पड़ता है, सभी मार्गों से महंगा पड़ता है। लेकिन वायु यातायात जो है खराब मौसम में या कोहरे या तूफान से भी प्रभावित होता है। ऐसे समय में वायु मार्ग से जाना खतरे से भरा हुआ होता है। इसका प्रयोग दुर्गम स्थानों पर किया जाता है, यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ना सड़कें बनाई जा सकती और ना ही रेल मार्ग बनाया जा सकता और ना ही कोई समुद्री मार्ग होता है। तो ऐसे स्थान पर हम वायु मार्ग के द्वारा जा सकते हैं, यानी कि आप हेलीकॉप्टर के द्वारा आप मुश्किल से मुश्किल स्थान पर, अगम्य स्थान जिसे कहते हैं, दुर्गम स्थान जिसे कहते हैं, वहां पर जाकर लोगों की जान बचा सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं और उनके लिए भोजन, जल, कपड़े, दवाई आदि बांटने का भी काम कर सकते हैं। जैसा कि कई बार हमारे देश के किसी हिस्से में बाढ़ आ जाती है और यातायात के सभी साधन बंद हो जाते हैं, तो उस समय वायु मार्ग से लोगों को सामान पहुंचाया जाता है, उनकी मदद की जाती है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में दूसरे स्थानों पर हवाई मार्ग से व्यापार किया जाता है या वायु मार्ग से व्यापार किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे संचार। संचार किसे कहते हैं? किसी भी सूचना को दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है, या किसी स्थान की बात को दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। जैसे हम फोन पर बात करते हैं तो हमें दूसरे स्थान की जानकारी मिलती है, तो फोन एक संचार का साधन है। इसी तरह रेडियो, टेलीविजन या अखबार या मैगजीन आदि भी संचार के साधन है, क्योंकि हमें इनके द्वारा दूसरे स्थानों पर होने वाली बातों का पता चलता है, घटनाओं का पता चलता है। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, तो संचार का विकास भी हो गया, क्योंकि अपने काम को तेजी से करने के लिए हमें संचार की भी आवश्यकता होती है। और इससे संचार के अंदर सूचना क्रांति आई है, यानी कि अनेक नई नई चीजों का आविष्कार हुआ है। जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन नहीं होता था और आज से 10 साल पहले इंटरनेट नहीं होता था, तो समय के साथ साथ इसमें बहुत तेजी आ रही है और बहुत नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है और इससे सूचना में क्रांति आ गई है, यानी कि हमें बहुत कम समय में बहुत दूर की बातें भी पता चल जाती है। इससे हमारे व्यापार में और ज्यादा तेजी आती है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग इंटरनेट के द्वारा अपनी बातें करने लगे हैं, बहुत दूर दूर तक अपना संदेशा भेजने लगे हैं और दूसरों का संदेशा लेने लगे हैं। इससे उनके कारोबार में तेजी आ गई। इसके अलावा हमें सूचना की जो नई तकनीक है, इससे शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिलती है और मनोरंजन करने में भी मदद मिलती है। जैसे आपके पास मान लो फोन है, तो आप फोन के द्वारा किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इसके द्वारा आप अपना मनोरंजन भी करते हो, गाने सुनते हो या कोई नाटक देखते हो। इसको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं, क्योंकि हम फोन के द्वारा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। जैसे व्हाट्सएप के द्वारा हम दूसरे लोगों के साथ जुड़े ही रहते हैं। इसके द्वारा हम मौसम का भी पहले से अनुमान लगा लेते हैं। इस तकनीक के कारण हमारा जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो गया है।
या सरल हो गया है। आप इंटरनेट के द्वारा आप रेल की टिकट लेना चाहते हैं या बस की टिकट लेना चाहते हैं या हवाई जहाज की टिकट लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ये सब काम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। तो इस तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बना दिया है। इस नक्शे में जो ये लाल लाइन दिखाई दे रही है ये वायु मार्ग की है, यानी कि इस रास्ते से हवाई जहाज चलते हैं। दूसरा जो डॉट वाली लाइन है, बिंदियों वाली लाइन है, वो समुद्री मार्ग की है। इस रास्ते पर समुद्री जहाज चलते हैं और एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाते हैं। इसके अलावा जो मोटी बिंदी दिखाई गई है वो प्रमुख केंद्र और हवाई पत्तन की है और यहाँ से हवाई जहाज उड़ना शुरू करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं। इस लेसन के द्वारा आप ग्रामीण लोग और शहरी लोगों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। रेल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ चुके हैं और ये भी आप देखते हैं कि कैसे दुनिया बड़ी तेजी के साथ विकास कर रही है और बड़ी तेजी के साथ पूरे संसार की सैर कर रही है, जिससे उसे पूरे संसार की जानकारी मिलती है। यानी कि दूसरे स्थानों पर जाना भी बहुत आसान हो गया है और हम अपने घर बैठे भी सारे संसार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये लेसन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वो सारी वीडियोस को देखें। ऑल द बेस्ट।